एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एंटीबॉडी। हमने पिछले वीडियोस में एंटीजन कवर कर लिया था। उसके बाद हमने MHC1, MHC2 एंड MHC3 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया था। एक बार हम उसे फाइंड अप कर लेते हैं कि जो MHC1 मॉलिक्यूल रहते हैं उनमें हमारे 3 सब यूनिट्स रहते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। ठीक है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में हमारा जो भी वायरल या पैथोजन बैक्टीरिया उसका पेप्टाइड आके मतलब चिपक जाता है। ठीक है, उसको हम बाइंडिंग क्लेफ्ट बोलते हैं। MHC1 मॉलिक्यूल का ये था। MHC2 मॉलिक्यूल जो था उसमें हमारे 4 डोमेन्स होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। और ये हमारे 15 से 20 अमीनो एसिड्स का बना होता है। ठीक है, MHC3 मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनका ऐसा कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग का काम नहीं रहता है। वो सीक्रेटेड प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन्स का सीक्रेशन करते हैं। वो हमारे कोई भी सेल सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं। MHC1, MHC2 मॉलिक्यूल सेल सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन MHC3 नहीं पाया जाता है। इनका एंटीजन प्रेजेंटेशन में कोई काम नहीं रहता है। इनका काम रहता है हीट शॉक प्रोटीन्स को का प्रोडक्शन करना, हाइड्रोलेज का प्रोडक्शन करना और कॉम्प्लीमेंटेशन फैक्टर का प्रोडक्शन करना। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इनका काम रहता है साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करना। तो ये हमारे कुछ जनरल पॉइंट्स थे MHC1, MHC2, MHC3 के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारे एंटीबॉडी का जो हमारा एंटीबॉडी की प्रेजेंस को हम कैसे पता कर सकते हैं? हम वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू एंटीबॉडी की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। जब हम वेस्टर्न ब्लॉट पढ़ेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग और PCR, ये सारी टेक्निक्स हैं। तो हम जब वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। ठीक है, अब जो एंटीबॉडी होती है वो वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। इसमें हमारी 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं। जो 2 लाइट चेन्स रहती हैं वो हमारी हाफ रीजन पे ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो हमारा अपर रीजन होता है वो एन टर्मिनल होता है, वाइल जो हमारा लोअर रीजन होता है वो हमारा सी टर्मिनल, जिसे हम कांस्टेंट रीजन भी बोलते हैं। ये लाइट चेन है हमारी 2, जिसके जो लोअर रीजन है वो हमारे सी रीजन है और ऊपर के दोनों के हमारे एन रीजन है। ठीक है, अब जो हमारा सी रीजन होता है उसे हम कांस्टेंट रीजन भी कहते हैं। ये हमारे हैवी चेन्स के कांस्टेंट रीजन है, वाइल जो हमारे ये हैं वो हमारे लाइट चेन के रीजन्स हैं। जो हमारे एन पोर्शन रहते हैं उनको हम वेरिएबल साइड्स बोलते हैं। उनको हम वेरिएबल साइड्स क्यों कहते हैं? इसी की वजह से हमारे एंटीबॉडी का पता चलता है। सामने जो एंटीजन है उसके हिसाब से जो हमारे ये वेरिएबल रीजन होता है, जो वेरिएबल रीजन के हमारे जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं वो हम अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको चेंज करते हैं, उनका अपना सेगमेंट चेंज करते हैं एंटीजन्स को देख के। तो ये हमारा वेरिएबल रीजन होता है जो कि चेंजेबल होता है। ये एक हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे हाइपर वेरिएबल रीजन क्या होता है। ठीक है, अब जो कांस्टेंट हैवी चेन्स होती हैं वो हमारी 2 होती है, जिनमें हमारे 440 अमाइनो एसिड इन ईच, मतलब एक हैवी चेन में हमारे 440 रहेंगे, दूसरी में हमारे 440 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। वाइल जो हमारी लाइट चेन्स होती है वो 220 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। अब जैसे हमने देख लिया था हैवी चेन से उसके पास 2 रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन हमारा एन टर्मिनल में प्रेजेंट होता है, वाइल जो हमारा कांस्टेंट रीजन रहता है वो सी टर्मिनल की तरफ प्रेजेंट होता है। कांस्टेंट टर्मिनल जो हमारा होता है वो 330 अमाइनो एसिड्स का बना होता है, वाइल जो हमारा वेरिएबल रीजन होता है वो हमारा 110 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ रहता है। अब जो हमारे वेरिएबल रीजन होते हैं जो कि चेंजेबल होते हैं, ठीक है, वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल होता है, एक CDR होता है। वैसे ही लाइट चेन्स जो हमारी होती है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। दोनों के दोनों हमारी 110 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, बस आपको ये याद रखना है कि उनके 2 रीजन होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल कौन सा होता है और कांस्टेंट कौन सा होता है? कांस्टेंट नीचे का जो वाई का जो डंडा होता है वो कांस्टेंट होता है, वाइल जो हमारे ऊपर के जो 2 सेपरेट रहते हैं वो हमारे वेरिएबल रीजन्स होते हैं। लेकिन हैवी चेन्स के पास एक CDR रीजन भी होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स। यहाँ डेंसिटी शो होती है डिफरेंट एंटीजन्स की जहाँ पे वो बाइंड करते हैं। ठीक है, CDR को याद रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
CDR क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन है जहाँ डेंसिटी शो होती है डिफरेंट एंटीजन की, जहाँ पे वो बाइंड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक ये देख लिया था कि ये हमारे दो वाई रीज़न है, ये हमारे वेरिएबल रीज़न है और ये हमारा कांस्टेंट रीज़न है। अब जो हमारे जो वेरिएबल रीज़न और जो हमारे कांस्टेंट रीज़न जब ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हिंज रीज़न, जहाँ पे बेंडिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमारे प्रोलीन और सिस्टीन प्रेजेंट होते हैं। अब जो वेरिएबल रीज़न होता है वो बाइंडिंग साइट होता है, ये मैंने पहले बता दिया था। अब CDR जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीज़न बोलते हैं, वो क्या क्या होता है? अब जो हमारे एंटीबॉडी रहती है उसमें ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि है एक हमारा CDR1 है जो कि 25 से 35 अमाइनो एसिड का बना होता है। CDR2 है जो 50 से 55 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। CDR3M जो हमारा 55 से 103 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो ये भी हमारा फिर CD4, CD5, CD6 ऐसे करके हमारे ये बहुत सारे CDR होते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन्स हमारे बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब हैवी चेन्स का जो ये रीज़न रहता है उसको हम कांस्टेंट रीज़न कहते हैं, जो कि चेंज हो, जो जो कांस्टेंट रीज़न होता है वो कभी कभी चेंज भी होता है। ठीक है, कांस्टेंट रीज़न चेन हमें डिफरेंट डिफरेंट, जब हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे IgM, IgD, IgE, IgA, उसमें हमारा जो कांस्टेंट रीज़न होता है वही चेंज होता है। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास टोटल 12 CDR प्रेजेंट होते हैं। 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए। ठीक है, तो 12 CDR प्रेजेंट होते हैं एक एंटीबॉडी में। ठीक है, अब जो हमारी लाइट चेन होती है उसके कांस्टेंट साइड में हमारे पास 2 एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर आगे डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ोगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हम आगे ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो पैथोजन होता है, ठीक है, एपिटोप मैंने पढ़ाया था क्या होता है? एंटीजन में वो रीज़न जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड होती है। अभी पैथोजन है, पैथोजन का हमारा एपिटोप है एंटीजन। ठीक है, एपिटोप है बाइंडिंग। अब जो एंटीबॉडी रहती है वो एपिटोप से बाइंड करती है, बाइंड टू ईच अदर। तो एंटीबॉडी के पास पैराटोप होता है जो कि हमारे एपिटोप से बाइंड होता है, और इसी को हम क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, नहीं, इसको हम क्वार्टिनरी, एंटीबॉडी का क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एपिटोप हमारे पैराटोप से बाइंड होता है। एपिटोप पैथोजन के पास होता है, पैराटोप हमारी एंटीबॉडी के पास होता है। एंटीबॉडी जो है वो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होती है। जो हमारी एंटीबॉडीज़ रहती है उसकी जो लाइट चेन और जो हैवी चेन रहती है वो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच रहती है। ठीक है, डाइसल्फाइड मतलब ऐसे 2 सल्फ़र एक दूसरे से अटैच बाइंड होके हमारी जो चेन्स हैं वो एक दूसरे से उनको कनेक्ट करती है। यहाँ पे 2 हैवी चेन्स को कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पे वो 2 लाइट चेन्स को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब हमारी जो लाइट चेन और जो हमारी हैवी चेन है उसके बीच में हमारे 12 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ लाइट एंड हैवी चेन का क्या फंक्शंस होता है? जो वेरिएबल रीज़न होते हैं, ठीक है, वो एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन में काम करते हैं, मतलब वो एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके हिसाब से वो अपना जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। वाइल जो हमारा कांस्टेंट रीज़न रहता है वो रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं, वो ऑप्सोनाइजेशन में काम करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन मैंने लेक्चर 1 में ही पढ़ा दिया था कि क्या होता है। वो एक्टिवेशन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, और वो ADCC का वर्क करते हैं, मतलब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंटीजन को रिकॉग्नाइज हमारे वेरिएबल रीज़न करते हैं, वाइल जो कांस्टेंट रीज़न रहता है उनका काम रिस्पॉन्स क्रिएट का रहता है। अब ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? जब एंटीबॉडी हमारी एंटीजन से बाइंड कर जाती है तो जो हमारा सेल रहता है वो ससेप्टिबल हो जाता है कि वो फैगोसाइटोसिस कर सके। इसी प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप आंसर शीट में ये भी डिटेल डाल सकते हो कि जो हैवी चेन्स रहती है उनका मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन होता है, वाइल जो हमारा लाइट चेन है उसका हमारा वेट जो होता है वो हमारा 25 किलो डाल्टन होता है। अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं वो इंट्राचेन मतलब इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं और इंटरचेन भी होते हैं। ठीक है, अब इनसाइड में कैसे हो जाएगा? जब वो हैवी और सिर्फ हैवी चेन में प्रेजेंट होंगे तो वो 8 डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और बस लाइट चेन में होंगे तो वो 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इंटर में आता है कि जब वो हाइड्रोजन चेन्स
के बीच में होते हैं तो वो हमारे 2 सल्फाइड होते हैं, 2 सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जब वो एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो वो भी हमारे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इससे हमारे ऑल टोटल हमारे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारी एंटीबॉडी हो रही है उसमें एक रीजन को हम फैब रीजन कहते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ एंटी बाइंडिंग, मतलब वो एंटीजन से बाइंड करती है, उसको हम वेरिएबल रीजन को हम फैब रीजन भी बोलते हैं। अब जो हमारे नीचे के रीजन प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा कांस्टेंट रीजन आता है, वह हमारे कहीं पे CH2 मॉलिक्यूल, कहीं पे CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि अटैच ऑफ कार्ब्स ऑन CH2 एंड CH3 डोमेन। यहाँ पर कार्ब्स का अटैचमेंट होता है जो हमारे CH2 और CH3 डोमेन होते हैं। अब जो हमारा FC फ्रेगमेंट रहता है वो होता है फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक फैब रीजन, एक FC रीजन। एक होता है फ्रेगमेंट ऑफ एंटी बाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन, और फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। ये दोनों डिफरेंट हैं। अब जो एंटीबॉडी रहती है उसको हम कट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। इसमें सबसे पहला आता है हमारा पेपेन। पेपेन का मतलब क्या होता है, जब ये हमारे हिंज रीजन पे कट करता है, जब ये हमारे हिंज रीजन पे कट करेगा तो हमारे पास हमारे 2 फैब रीजन आ जाएंगे, एक हमारा FC रीजन आ जाएगा। फैब रीजन का वेट जो होगा 46 किलो डेल्टन, 45 किलो डेल्टन होता है, और FC जो हमारा फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका हमारा 50 किलो डाल्टन होता है। तो जो पेपेंट होता है वो हमारा हिंज रीजन पे कट करता है, इससे हमें सेम वेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सेम वेट के एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है बीटा IME। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। अभी बीच से जब दोनों एंटीबॉडी के, यहाँ देखो, जब ये दोनों एंटीबॉडी के बीच से डाइसल्फाइड बॉन्ड को काटता हुआ चले जाएगा तो हमारे पास 4 टुकड़े हो जाएंगे, 2 लाइट चेन के, 2 हैवी चेन के, ठीक है। अब लाइट चेन का जो वेट होता है वो मैंने बताया था 25 किलो डेल्टन होता है, वाइल जो हमारा हैवी चेन्स होता है उसका वेट हमारा 50 किलो डेल्टन। तो हमारे 4 फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं बीटा IME से, लेकिन इम्पॉर्टेंट पेपेन ही है। तीसरा आता है हमारा पेप्सिन, जो कि हमारा कट करता है, जो कि हमारा डिफरेंट मल्टीपल कट करता है हैवी चेन्स पे भी और लाइट चेन्स पे भी। तो इससे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इससे हमें 100 किलो डेल्टन की पूरी एंटीबॉडी मिलती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर हमें सेगमेंट्स नहीं मिलते, हमें एक साइड के छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे, बाकी हमें पूरी एंटीबॉडी मिलेगी जो कि 100 किलो डेल्टन की होती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हमारा पेपेन ही है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे हिंज रीजन के बारे में। जो हिंज रीजन रहता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को, ठीक है। ये 10 से 62 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। इसमें हमारे प्रोलीन और सिस्टीन अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो कि रिच रहते हैं लाइसिन एंड ग्लाइसिन में भी, मतलब हमारे ये चारों के चारों अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये हमारी जो हिंज रीजन होता है वो हमारी बस 3 एंटीबॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी G में, एंटीबॉडी A में, एंटीबॉडी D में। और ये हमारे M और E जो एंटीबॉडीज़ है उनमें एब्सेंट रहता है। अब ये डिफरेंट एंटीबॉडी के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमने आज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें हमारे फ्रेगमेंट्स थे वो देख लिए, उसमें हमने प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज देख लिया, उसमें हमने हिंज के बारे में पढ़ लिया है। तो इम्पॉर्टेंट मैंने मार्क किए हुए हैं। अगर आप BSc लेवल के हो या क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है, या फिर नीट में अगर आप 11th-12th के हों तो आप आंसर सीट में ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज डाल सकती हो, क्योंकि 10th-11th के बेसिक से तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल है। और अगर आप हमारे किसी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर ले हो तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज रख सकते हो, और जो मैंने मार्कर से मार्क किया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अगर कहीं पर गलती हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताओ।